प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 बोलते हैं। आज का अपना टॉपिक होगा पर्यावरणीय व्यवस्थापन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। बच्चों, आप सभी जानते हैं, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो पर्यावरण का व्यवस्थापन बहुत ही जरूरी है। जितने भी जैविक अजैविक घटक हैं, सबका तालमेल होना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो होता क्या है, उसका बुरा परिणाम अपने ऊपर पड़ता है। जो अपने ऊपर पड़ता है तो पर्यावरण के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए हमें पर्यावरण में से हमेशा तालमेल बना करके पर्यावरण के जितने घटक हैं उनसे रहना चाहिए। तो आज हम पर्यावरणीय व्यवस्थापन में पहला वीडियो आपके पार्ट 1 के रूप में लेकर आए हैं। इस पाठ में क्या क्या है बच्चों, उसको देखते हैं और उसमें से कौन कौन से घटक आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, पर्यावरणीय व्यवस्थापन में सबसे पहले हम इकोसिस्टम परिसंस्था के बारे में जानकारी लेंगे। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध क्या होता है। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संवर्धन। और बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, जैव विविधताओं के संवेदनक्षम क्षेत्र हैं। और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, पर्यावरण संवर्धन तथा जैव विविधता, जिसमें हम आज जो है आपके साथ इकोसिस्टम परिसंस्था, पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध और पर्यावरण संवर्धन, इसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों कुछ प्रश्न हैं जो हमने पहले 9वीं कक्षा में सीखा है। परिसंस्था का तात्पर्य क्या है, उसके विविध घटक कौन से हैं। आपने भक्षक भी हैं इसमें, भक्षकों के प्रकार बताइए। भक्षकों के प्रकार प्रत्यक्ष रूप में किस पर निर्भर होते हैं। पेड़ पर के पक्षी व तालाब, इनका क्या संबंध होगा बच्चों। आपने देखा होगा जो तालाब के किनारे पेड़ रहते हैं वहां पर पक्षियां अपना घोंसला बना करके रहती हैं। तो बहुत सारी पक्षियों का जो आहार होता है वो शाकाहारी न होकर के मांसाहारी भी होता है बच्चों। तो तालाब में मछलियां पाई जाती हैं, तो वहां पर पक्षी घोंसला बना करके रहते हैं और आराम से अपना भक्षक प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों सभी लोग वहीं पर अपना घर बना करके रहते थे पहले, जहां पर उनको भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। आज के समय जैसा नहीं है कि आप कहीं भी रहेंगे आपको भोजन मिल जाएगा। तो जिस प्राणी को जहां अपना भोजन मिलता था वहीं उनका निवास होता था। भोजन श्रृंखला और भोजन जाल, इनमें क्या डिफरेंस है, ये सारी चर्चा हम आपके साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिसंस्था देखेंगे। इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम पर्यावरण में हमने कहा सभी जैविक अजैविक जो घटक हैं उनमें परस्पर अंतरक्रिया होती है, अंतरक्रियाएं होती हैं और इससे ही अंतरक्रियाएं से मिल करके
ये परिसंस्था का अपने निर्माण हुआ है। यूं कह लीजिए इस प्रकार से कि पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों या उनके पर्यावरण से होता है। एक या अधिक जीवों या उनके पर्यावरण से होता है। उसके विविध घटक कौन कौन से हैं? ये देखिए, पर्यावरण ही है। पर्यावरण अपना कितना सुंदर है बच्चों। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, पेड़ है, पौधे हैं, तालाब है, नदियां हैं। जब सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, उस समय अपना पर्यावरण कितना अच्छा लगता है। लेकिन मनुष्य ने ये जो नेचुरल प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो पर्यावरण था, उसको मनुष्य ने उसको समझो दूषित कर दिया है। मनुष्य ने उसको क्या कर दिया है बच्चों? दूषित कर दिया है। नहीं तो एकदम मनोरम चित्र रहता था। पहले के समय में लोग बीमार नहीं होते थे, पहाड़ों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, कंदमूल खाते थे, क्योंकि हवा ही अच्छी थी। आज क्या है? हवा ही प्रदूषित हो चुकी है। और उस प्रदूषण को बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। इस पाठ में हम सभी योजनाओं को आपको बताएंगे। बहुत सारे नियम कानून बताए गए हैं, लेकिन बच्चों सबको मालूम नहीं है, इसलिए पर्यावरण को बचाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। Which are the different types of ecosystems? वो विविध घटक कौन कौन से हैं इसके? ये बच्चों विविध घटक में बायोटिक है, अबायोटिक है, बायोटिक वर्सेस अबायोटिक है, जैविक और अजैविक। इसमें क्या क्या होता है? हमारे चारों ओर का विश्व जो है वो दो प्रकार के घटकों से बना है। पूरे विश्व की बात हम कर रहे हैं बच्चों। विश्व दो प्रकार के घटकों से बना है। एक है सजीव और दूसरा है निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीवों को जैविक और निर्जीवों को अजैविक घटक कहते हैं। सजीव को क्या कहते हैं बच्चों? जैविक। और निर्जीव को क्या कहते हैं? अजैविक। जैविक और अजैविक, इन सजीवों और निर्जीवों में निरंतर अंतर क्रिया चलती रहती है। सजीव और उनका अधिवास या पर्यावरणीय घटक, इनमें परस्पर संबंध होता है। हम कुछ भी करते हैं, जैसे अपना घर भी बनाते हैं तो उसमें निर्जीव वस्तुओं का भी उपयोग करते हैं। हम ईंट का उपयोग करते हैं, सीमेंट का उपयोग करते हैं, बालू का उपयोग करते हैं घर बनाते समय, तो उसमें भी इन चीजों का भी उपयोग होता है। ये सब तो निर्जीव हैं। इस अन्योन्य संबंधों से ही जो विशेषतापूर्ण आकृति बंध का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? परिसंस्था कहते हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। जैविक और अजैविक घटक और उनके बीच होने वाली अंतर क्रिया, इन सबको मिला करके इकोसिस्टम बनता है, परिसंस्था बनती है। जैविक और अजैविक घटक और उनके बीच होने वाली अंतर क्रिया, इन सबको मिला करके परिसंस्था का निर्माण हुआ है। बच्चों, सालों साल जंगल में घास है, पत्ते हैं, टूटे हुए पेड़ हैं, गांव के परिसर में मृत जानवरों का शरीर है। जब इसका सब विघटन होता है तो कहाँ मिल जाते हैं? जमीन में मिल जाते हैं। जमीन में मिल जाते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो चाहे बड़े जीव हो, चाहे कह लीजिए छोटे जीव हो, सूक्ष्म जीव हो, जैसे दीमक है और गोबर के कीड़े हैं, इनका भी उपयोग होता है।
इनका भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे गंदे कीड़े ही क्यों ना हो। कीड़े लोग सारी गंदगियों को क्या करते हैं, साफ करते हैं। कुछ जानवर भी होते हैं जो साफ सफाई में, जैसे मृत जानवर हो गए और उनको अगर कोई दूसरा जानवर न खाए तो उनमें बदबू आने लगेगी, पर्यावरण गंदा हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, खाते हैं, उनकी भूख भी मिट जाती है और पर्यावरण अपना साफ सुथरा भी रहता है। तो सभी लोग किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान इस पर्यावरण में देते हैं। इसलिए हमें सभी घटकों की हमें देखभाल करनी चाहिए। भक्षक हैं जो एक दूसरे को खाते पीते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि वनस्पतियां हैं। वनस्पतियां बच्चों अपना भोजन खुद बना लेती हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। उन भक्षियों को टिड्डे लोग, कीड़े मकोड़े लोग घास फूस को खाते हैं। उस घास फूस को मेढक खाते हैं और मेढक को आप सभी जानते हैं सांप खा जाता है। इस प्रकार से भोजन का जो क्रम है वो चलता रहता है। यहाँ पर देखिए वनस्पति है। वनस्पतियों को कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो केवल शाकाहारी होते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं और कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं बच्चों जिसको सर्वभक्षी बोल लीजिए कि वो शाकाहारी भी है मांसाहारी भी। जैसे बकरी है, बकरी तो कभी मांस नहीं खाएगी, बकरी केवल क्या है, शाकाहारी है। लेकिन बकरी को आदमी भी खा जाता है, बकरी को शेर भी खा जाता है। लेकिन एक जो प्रोड्यूसर है वनस्पति, इसको फर्स्ट प्रोड्यूसर है। और इसको देखिए यहाँ पर हिरन जो होता है पत्ती खाता है, लेकिन हिरन को कौन खा जाता है, बाघ खा जाता है। लेकिन सेकेंडरी बाघ भी जब मरता है तो ये देखिए जमीन में मिल जाता है, इसको कोई नहीं खाता है। शेर बाघ मरता है तो कुछ कोई जानवर इसको खाते नहीं है, ये डिकम्पोज होकर के क्या होते हैं, पृथ्वी में मिल जाते हैं। और जब पृथ्वी में मिल जाते हैं तो पृथ्वी की उर्वर शक्ति बढ़ती है, तो ये पेड़ पौधे वनस्पतियां जो हैं अब यहाँ पृथ्वी में से अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार से बच्चों एक क्रम हमेशा चलता रहता है। अब आप विचार कीजिए, अगर एक भी यहाँ से क्रम टूट जाए तो क्या हो जाएगा। अगर वनस्पतियां अगर ये समझो शाकाहारी वाले मर जाए तो ये पेड़ पौधों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। अगर ये शेर बाघ न होते, शेर बाघ जैसे जैसे आप उच्च वर्ग में जाएंगे पेड़ पौधे बहुत होते हैं, प्राणी उससे कम होते हैं, शेर बाघ गिनती में है अपने देश में तो कम होते जाते हैं। ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। जितने पेड़ पौधे होंगे उतने प्राणी नहीं होंगे, जितने प्राणी नहीं होंगे शेर बाघ उससे कम ही होते हैं। नहीं तो भोजन उनको न मिले। तो चलिए हम भक्षक स्तर पर चले। प्राथमिक भक्षक स्तर पर शाकाहारी, जैसे प्राथमिक भक्षक अगर शाकाहारी में कौन कौन से आता है, द्वितीय भक्षक मांसाहारी होता है, सरोज भक्षक और सर्वभक्षी। तो प्राथमिक भक्षक में बच्चों कौन कौन आता है, प्राथमिक भक्षक में टिड्डा आता है, गिलहरी, हाथी इत्यादि स्वयं पोषी उत्पादक वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। ये वनस्पतियां हैं स्वयं पोषी, इस पर ये लोग निर्भर होते हैं, वनस्पतियों को ही खाते पीते हैं। द्वितीय भक्षक जो मांसाहारी है, मांसाहारी में कौन आता है, मेढक, उल्लू, लोमड़ी। ये शाकाहारी प्राणियों को का अन्न भोजन के रूप में करते हैं। सरोज भक्षक में शेर बाघ आएगा। ये मांसाहारी प्राणियों का केवल भक्षण करते हैं, अन्य प्राणी इन्हें खाते भी नहीं। समझ लो, जो प्राणी वनस्पतियां खाता है उनको मांसाहारी प्राणी खाते हैं, लेकिन मांस खाने वाले प्राणियों को कोई नहीं खाता। जैसे अभी ह्यूमन है, पुरुष है, ये भी मांस खाता है, वनस्पतियां भी खाता है, लेकिन मरने के बाद इसको भी कोई नहीं खाता। बकरी उकरी मरती है, गाय बकरी मरती है तो उसको लोग खा जाते हैं। शेर बाघ मांसाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं, अन्य प्राणी इन्हें नहीं खाते हैं। सर्वभक्षी में क्या आता है बच्चों, मनुष्य और भालू।
सर्वभक्षी में क्या है? मनुष्य और भालू। मनुष्य और भालू सर्वभक्षी है। ये वनस्पति जन्य पदार्थों अर्थात शाकाहारी और प्राणियों मांसाहारी दोनों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो मनुष्य क्या है? सर्वभक्षी है, मनुष्य और भालू। ये वनस्पति जन्य पदार्थ भी खाते हैं, दाल चावल रोटी भाजी भी खाएंगे, मांस मछली भी खाते हैं। तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के भोजन करते हैं। ये तो हो गया भक्षकों के प्रकार। पेड़ पर पक्षी तालाब के बारे में हमने चर्चा किया ही था। आहार श्रृंखला और खाद्य जाल, इन दोनों में अंतर क्या है? फूड चेन एंड फूड वेब में। फूड चेन और फूड वेब, ये देखिए फूड चेन है, ये फूड चेन है, इसको बोलते हैं आहार श्रृंखला। और ये क्या है? खाद्य जाल। देखिए यहाँ पर सबका संबंध किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये सब भोजन वनस्पतियां देखिए सूर्य के प्रकाश में ही बनाती हैं। सूर्य के प्रकाश में बनाती है, इसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को चूहे खा जाते हैं, और फिर ये देखिए वो चूहों को सांप खा जाता है, ये फिर मरते हैं, डिकम्पोज होते हैं, पृथ्वी में फिर मिल जाते हैं। देखिए सब यहीं पर मिलके आते हैं, यहाँ पर डिकम्पोज होते हैं सब के सब, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो प्राणी हो, जब डिकम्पोज होते हैं तो इस प्रकार से होते हैं। तो उत्पादक, भक्षक और मृतोपजीवी सजीवों में सदैव अंतर क्रियाएं होती रहती हैं। उत्पादक, भक्षक और मृतोपजीवी सजीवों में सदैव अंतर क्रियाएं होती रहती है। इन अंतर क्रियाओं का एक क्रम होता है, उसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। उत्पादक, भक्षक और मृतोपजीवी सजीवों में सदैव अंतर क्रियाएं होती रहती हैं। इन अंतर क्रियाओं का एक क्रम होता है, उसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। हर आहार श्रृंखला में ऐसी 4 या 5 से अधिक कड़ियां होती हैं। किसी परितंत्र में ऐसी एक दूसरे से जुड़ी हुई कई आहार श्रृंखला समाविष्ट होती है। इनसे ही क्या बनता है? खाद्य जाल बनता है। इनसे ही क्या बनता है बच्चों? खाद्य जाल बनता है। हर आहार श्रृंखला में ऐसी 4 या 5 से भी अधिक कड़ियां होती हैं। किसी परितंत्र में ऐसी एक दूसरे से जुड़ी हुई आहार श्रृंखलाएं समाविष्ट होती हैं। इनसे ही खाद्य जाल बनता है। ये देखिए परिसंस्था में, यहाँ पर परिसंस्था को कितने भागों में बांटा गया था, इसके घटक क्या क्या होते हैं, उसके घटक क्या क्या होते हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक माने जैविक और अजैविक, ये आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अजैविक घटक है, यहाँ पर आएगा जैविक घटक। अब अजैविक घटक को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो यहाँ आपको दिया है ये भौतिक घटक। कौन सा घटक है? ये भौतिक घटक। तो दूसरा घटक क्या होगा? रासायनिक घटक। अब भौतिक घटक में हवा, पानी, वाष्प, खनिज, मृदा तथा सूर्य प्रकाश है। तो दूसरे में क्या है? पोषक तत्व और खनिज। पोषक तत्व और खनिज है। अब पोषक तत्व खनिज को अकार्बनिक पदार्थ और किस में बांटा गया है? कार्बनिक पदार्थ यौगिक में। अकार्बनिक पदार्थ में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, लौह है, सोडियम है, पोटेशियम है। और कार्बनिक यौगिक में क्या है? प्रोटीन है, कार्बोज है और स्निग्ध पदार्थ है। और जैविक में 2 भागों में बांटा गया है, स्वयंपोषी और परपोषी। स्वयंपोषी में उत्पादक आता है, परपोषी में प्राणी और विघटक आता है। ते प्राणी विघटक को प्राणी भक्षक भी बोलते हैं और इसको जीवाणु कवक बोलते हैं। विघटक होके वो जीवाणु कवक में जाता है। और प्राणी क्या होता है? उत्पादक में वनस्पतियां आती हैं। और एक प्राणी भक्षक को 3
प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक और तृतीय भक्षक बोलते हैं। प्राणी भक्षक में प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक और तृतीय भक्षक आता है। इस प्रकार से एक तालिका जो होती है वो पूरा होती है। तो बच्चों जो क्रम है आहार श्रृंखला का वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे एक उदाहरण है कि दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। यहाँ धान की फसलों पर भोजन के लिए बड़े पैमाने में कनखजूरे आते हैं। जब कनखजूरे वहां आते हैं तो उसको खाने के लिए वहां के खेतों के कीचड़ में कनखजूरों को भक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए मेढक आते हैं। मेढकों की संख्या में काफी मात्रा में होती है। अब जब जानते हैं अगर वहां पर मेढक पहुंचेंगे और तो मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। तो वहां पर सांप भी पहुंच जाते हैं। वहां पर क्या पहुंच जाते हैं? सांप भी पहुंच जाते हैं। ये धान की खेती है, अभी बारिश से धान की खेती चल रही है, तो यहाँ पर कनखजूरे पहुंचते हैं ये धान की फसल को खाने के लिए। तो वहां पर पानी है, कीचड़ में मेढक भी रहता है, वहां भी वो पहुंच जाता है कि यहाँ पर हमारा भोजन हमको आराम से मिल जाएगा। तब वहां पर सांप भी पहुंच जाते हैं आराम से अपना भोजन पाने के लिए। देखिए ये धान की फसल है और ये टिड्डा है, ये समझो ये कनखजूरा है, ये धान को खाने के लिए आया है। तो यहाँ पर मेढक भी पहुंच गया है और यहाँ पर ये सांप भी पहुंच गया है। अगर इसमें से कोई भी एक समझो ये मेढक ना होता, समझो सपोज करो मेढक ना होता तो ये कनखजूरे इतने ज्यादा हो जाते कि किसान के सारे धान को नुकसान पहुंचा जाते। और इसमें से अगर समझो सांप ना होता तो मेढक की संख्या बढ़ जाती। इसलिए हम कहते हैं प्रकृति में सबका तालमेल होना जरूरी है, सबकी उपस्थिति होना जरूरी है, चाहे वो किस भी प्रकार के सजीव क्यों ना हो। यदि अचानक वहां के मेढकों की संख्या में कमी आई तो क्या हो जाएगा? सांप मर जाएंगे बेचारे और मेढक की संख्या कमी, धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। जो कनखजूरे हैं तो धान की फसल को पूरा गिरा देंगे, पूरा नष्ट कर देंगे। पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध, रिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। ये देखिए अपना जो पर्यावरण है, पहाड़ है, पर्वत है, पेड़ है, पशु है, पक्षी है, जानवर है, तालाब है, टीले है, नदियां है, पहाड़ है, इन सब से मिल करके अपना पूरा पर्यावरण बना हुआ है। पर्यावरण शब्द जो है बच्चों एक अत्यंत व्यापक संज्ञा है। पर्यावरण शब्द जो है एक अत्यंत व्यापक संज्ञा है। पर्यावरण जीवों पर किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले भौतिक, रासायनिक तथा जैविक घटक, इन सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है। संक्षिप्त में पर्यावरण अर्थात आसपास की परिस्थिति। पर्यावरण मीन्स होता है आसपास की परिस्थिति, उनमें पाए जाने वाले अनेक सजीव, निर्जीव, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों का समावेश होता है। पर्यावरण यह एक अत्यंत व्यापक संज्ञा है। जीवों पर किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले भौतिक, रासायनिक तथा जैविक घटक, इन सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है। संक्षिप्त में पर्यावरण अर्थात आसपास की परिस्थिति, उनमें पाए जाने वाले अनेक सजीव, निर्जीव, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों का समावेश होता है। पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध। पर्यावरण के मुख्य रूप से दो प्रकार है, एक प्राकृतिक और दूसरा का नैसर्गिक और मानव निर्मित। एक तो प्राकृतिक है, दूसरा मानव निर्मित है। प्राकृतिक या नैसर्गिक कह लीजिए पर्यावरण, तथा दूसरा जो है वो मानव निर्मित पर्यावरण कह लीजिए। ये देखिए नैसर्गिक है, नेचुरल है ये पर्यावरण। अपना पर्यावरण बहुत ही सुंदर है बच्चों। प्राकृतिक पर्यावरण में, प्राकृतिक में क्या है? हवा है, वातावरण है, जल है,
भूमि है, सजीव है, ये प्राकृतिक पर्यावरण में इन सब का समावेश होता है। और जो मानव निर्मित पर्यावरण है, ये देखिए मानव निर्मित में मानव ने क्या किया है, अपनी सुविधा के अनुसार हमारे शरीर को कैसे सुख पहुंचे, मानव निर्मित पर्यावरण का भी प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से परिणाम होता है। क्योंकि देखिए बड़े बड़े घर, नजीब में बड़ी बड़ी रेलवे लाइन, बड़े बड़े रोड, ये सारी चीजें मानव ने निर्माण किया है। तो मानव ने निर्माण किया है तो किसके सहारे किया है, जो नेचुरल है उसी को कन्वर्ट किया है, केवल बदली किया है, उसका ही समझो जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, उसी का माने हानि, उसी को हानि पहुंचाया है, उसी के क्या पहुंचाया है, हानि पहुंचाया है। तो दो प्रकार के पर्यावरण है, प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में हवा, वातावरण, जल, भूमि, सजीव सभी आते हैं। इनमें जैविक अजैविक की अंतर्क्रियाएं भी घटित होती हैं। पर्यावरण में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है, जैसे आप विचार करो कि पानी का छोटा सा गड्ढा भी है, वो भी एक परिसंस्था ही है। ये आप देख रहे हैं हमारी पृथ्वी है, ये सबसे बड़ी परिसंस्था है। आप यूं कह लीजिए कि किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्याप्त प्रदेशों के जैविक और अजैविक घटक, उसी प्रकार उनमें की जाने वाली अंतर्क्रियाएं, ये सभी एकत्रित होकर के परिसंस्था बनाती हैं। अभी पर्यावरण में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पर्यावरण में बहुत सारे चक्र भी होते हैं बच्चों। पर्यावरण में कौन कौन से चक्र होते हैं, उनका क्या महत्व है। इस पर्यावरण में जो खास चक्र है, जैसे बारिश हो रही है तो जल चक्र है, वाटर साइकिल के कारण हम बारिश होती रहती है बच्चों, नहीं तो आसमान में से पानी ही खत्म हो जाए। आसमान में पानी थोड़ी है, पानी तो पृथ्वी पर है, ये भाप बन के उड़ता है, बादल बनता है, इसके बाद बढ़ता है। इसी प्रकार से अनेक चक्र और भी हैं पर्यावरण में। गैसीय चक्र में कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है। ये चक्र पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में बड़ा योगदान देते हैं। ये देखिए वाटर चक्र है, वाटर साइकिल, और ये क्या है, कार्बन चक्र है। देखिए सभी सजीव श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। पेड़ पौधे देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं एटमॉस्फेयर में से और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। तो पेड़ पौधे हमारे लिए कितने लाभदायी हैं, ये देखिए। और दूसरा जो है वो नाइट्रोजन चक्र, जब डीकम्पोज होते हैं, फूड चेन में बताया था हमने, देखिए ये सब पृथ्वी में मिल जाती हैं, तो ये पेड़ पौधों की जड़ें क्या होती है, वो अपनी खुराक जमीन में से ले लेती है। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है, हम लोग अपनी फसलों को हरा भरा करने के लिए नाइट्रोजन का अलग से उपयोग करते हैं, जिसको आप यूरिया बोलते हैं, वो नाइट्रोजन ही है। तो पर्यावरण में जल चक्र, विविध गैसीय चक्र जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ऐसे अनेक प्राकृतिक चक्र नियमित रूप से शुरू होने से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। परिसंस्था के विभिन्न भोजन श्रृंखलाओं के कारण ही पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। ये देखिए वाटर साइकिल है बच्चों,
यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश है, इसकी ये समुद्र है, तालाब है, झील है, जहां पर भी पानी है सूर्य का प्रकाश पड़ता है, भाप बनती है वेपर, और वेपर ये क्या जाके क्लाउड बनाती है, और क्लाउड से फिर रेन बन के क्या आता है, नदियों तालाबों से होता हुआ फिर क्या करता है, वो पहुंच जाता है समुद्र में। कार्बन चक्र में क्या है, ये देखिए कार्बन चक्र है। कार्बन के वायुमंडल से सजीवों तक और सजीवों के मृत्यु पश्चात पुनः वायुमंडल की ओर होने वाला अभिसरण तथा पुनः चक्रीकरण को कार्बन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कार्बन चक्र कहते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन चक्र, ये नाइट्रोजन चक्र है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। प्राकृतिक चक्र का सातत्य अबाधित रखने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्रकृति में जैविक तथा अजैविक प्रक्रियाओं से नाइट्रोजन गैस के अलग अलग यौगिक में होने वाला अभिसरण और पुनः चक्रीकरण ये नाइट्रोजन चक्र के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन साइकिल देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है और जलमंडल तथा शिलावरण ऐसे तीनों मंडलों में ऑक्सीजन पाया जाता है। जीवावरण में ऑक्सीजन का अभिसरण और उसके पुनः उपयोग को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। इस चक्र में भी जैविक और अजैविक ऐसे दो घटक समाविष्ट होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन की निर्मित होती है, जबकि श्वसन, ज्वलन, विघटन, जंग लगना जैसी क्रियाओं में ऑक्सीजन का ही उपयोग होता है। तो पर्यावरण को संतुलित रखते हैं ये लोग। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए बच्चों कि प्रकृति के अस्तित्व के बिना मानव का अस्तित्व असंभव सी बात है। प्रकृति के अस्तित्व के बिना मानव का अस्तित्व असंभव सी बात है। इसके लिए प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन न बिगाड़ते हुए उसका संवर्धन करना यह मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। ऐसा कहा जाता है कि अपने पूर्वजों की ओर से पृथ्वी हमें विरासत इस अधिकार के रूप में न मिलकर हमें अगली पीढ़ी की ओर से कर्ज के रूप में प्राप्त हुई है। इसलिए अपने लिए एवं आने वाली पीढ़ी के लिए इसे संभाल कर रखना है। अपने लिए तो रखना है बच्चों, ऐसा नहीं कि यहीं खत्म हो जाए, ये अगली पीढ़ी के लिए भी काम आवे, यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो पर्यावरण का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए बच्चों, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। पानी को कहते हैं हम कंजूसी पूर्वक उपयोग करो, तेल पेट्रोल गैस जो है उसका कंजूसी पूर्वक उपयोग करो, नहीं तो आज तो हम पा रहे हैं, आगे आने वाले लोग नहीं पाएंगे, इसलिए हमें उसका कंजूसी से उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण संवर्धन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण में विद्यमान कुछ प्राकृतिक घटक तथा कुछ मानव निर्मित दूषित घटक जब पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं तो पर्यावरण में समाविष्ट अनेक घटकों में असंतुलन का निर्माण होता है तथा उसका असर उन घटकों के ही मुख्यतः जैविक घटकों के अस्तित्व पर होता है। इससे यह ध्यान में आता है कि पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले मुख्य रूप से दो प्रकार के घटक है, एक प्राकृतिक घटक है, दूसरा मानव निर्मित घटक है। प्राकृतिक घटक के उदाहरण जैसे हैं भूकंप आ जाता है, आग लग जाती है, ये प्राकृतिक घटक हैं। जो प्रकृति द्वारा घटने वाले घटक है, ऐसे घटक को प्राकृतिक घटक कहते हैं जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं रहता है। मानव निर्मित घटक है, जैसे जंगल की कटाई कर रहे हैं तो उसको हम हानि पहुंचा रहे हैं ना। तो पृथ्वी जो होती है प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है बच्चों। आपको प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक के 5-5 उदाहरण कम से कम लिखना है। पृथ्वी प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ है, परंतु किसी का भी लालच अगर आप करेंगे तो उसको पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण एक अत्यंत व्यापक संकल्पना है बच्चों। पॉल्यूशन हमें हवा, पानी, ध्वनि,
रेडियोधर्मी, भूमि, ऊष्मी, प्रकाश, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विविध प्रकार के प्रदूषणों का सामना करना पड़ता है। इन सभी का विपरीत परिणाम यह सभी सजीवों तथा उनके अस्तित्व पर होता है और इसी से आज पर्यावरण के संवर्धन की आवश्यक निर्माण हुई है। ये देखिए बच्चों, आप दिल्ली में जैसे चलते हैं वहां पर ऐसा अंधेरा रहता है कि हमको दिन में दिखाई नहीं देती, विजिबिलिटी बहुत कम होती है। आपने गए होंगे या आप टीवी रेडियो पर आप सुने होंगे, क्योंकि वहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है। प्रदूषण क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां की स्थिति हो रही है। देखिए हमारी कल कारखाने इतने लगे हुए हैं, ये पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ये हवा वाला प्रदूषण है, वायु प्रदूषित हो जा रही है। ये देखिए अपना जल प्रदूषण है। ये देखिए पूरा प्लास्टिक से ढका हुआ है, प्लास्टिक का प्रदूषण है। हम अपने घरों में से प्लास्टिक की थैली को सामान लाते फेंक देते हैं और पानी में तैरता हुआ जाता हुआ एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करते। ये लैंड प्रदूषण है, जमीन का प्रदूषण किस प्रकार से होता है, लैंड पॉल्यूशन। इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रदूषण है। इसका विपरीत परिणाम सभी सजीवों पर पड़ता है बच्चों। ऐसा नहीं हम अपने घर की गंदगी फेंक दे रहे हैं तो हम सुखी हो गए, नहीं, वो गंदगी पर्यावरण में जाएगी और पर्यावरण से हवा के द्वारा आपके घर में आएगी, आप भी बीमार हो जाएंगे। इसलिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। प्रदूषण माने जानबूझ के पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। जानबूझ के पर्यावरण को क्या करना चाहिए, प्रदूषित नहीं करना चाहिए। प्रदूषण का नियंत्रण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में बच्चों, प्रदूषण नियंत्रण के बारे में सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं। कुछ हम जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं। जिनका हम अपनी दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसके बारे में जानकारी है। और बहुत सारे नियम कानून हैं, वो पर्यावरण संवर्धन के लिए बनाए गए हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो हम लोग पर्यावरणीय व्यवस्थापन के बारे में सीख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।